Brought to you by Techno Camon 30 series. हमारी ट्रेनिंग होती है। अच्छा। ट्रेनिंग के दौरान वो एक ही पार्ट पढ़ाते हैं कि भाई कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना है। 89 एंडिंग में मैं वापस आ गया। घुसा तो मुझे लगा कि शायद मैं पागल खाने में आ गया हूँ। और वहाँ पर एक अजीब गरीब सा माहौल था। JKLF HM से लड़ रही थी, HM JKLF से लड़ रहा था, अल उमर हिजबुल मुजाहिदीन से लड़ रही थी, हिजबुल मुजाहिदीन अलबरक से लड़ रही थी। आपस में बटे हुए थे, एक पागलों जैसा निज़ाम था वहाँ पर। कौन सा वेपन आपको मिला हुआ था? मुझे AK-47 मिला ये हुआ। आप उस पार से ही लेकर आए थे? जी हाँ, उस पार से लेकर आया था। और उस वो पार मैंने से किस रूट से आया और आप आए थे? लीपा से ही। अच्छा, वो जिससे हाँ गए उसी से। ISI के बगैर तो कोई कर ही नहीं सकता ये काम। अच्छा। वहाँ की बहुत सी एजेंसियाँ हैं जो जिन्होंने कश्मीरी लड़कों को ट्रेन किया और बाद में उन्हें बंदूक देकर यहाँ भेजा और वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर बंदूक चलाई। इस वक्त हम कश्मीर के श्रीनगर में हैं और हमारे साथ मेरे बगल में ठीक आप जो बैठे हुए देख रहे हैं शख्स को, इनका नाम है फ़ारूक साहब। और फ़ारूक साहब जो हैं वो एक्स मिलिटेंट रहे हैं और ये उस पार भी गए थे यहाँ की भाषा में, यानी कि जिसे आप पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है उस पार जो कहा जाता है, इस टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर कहा जाता है। तो आपके बेहतरी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान गए और लंबे अरसे तक पाकिस्तान में रहे और वहाँ वो क्या करते थे और फिर इनकी वापसी कैसे हुई और अब ये पूरे कश्मीर को कैसे देख रहे हैं, कश्मीर के जो हालात है उसको कैसे देख रहे हैं, इस पर हम फ़ारूक साहब से बात करेंगे। फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो यही बताइए कि क्यों बंदूक उठाना पड़ा था आपको और उस पार कैसे गए आप, क्या कहानी रही आपकी? देखिए 1986 के अंदर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम से, जो जमात इस्लामिया की पॉलिटिकल विंग थी। और उसके अंदर कुछ लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसके अंदर काबिल ज़िक्र नाम जो है गिलानी साहब का है और सैयद सलाउद्दीन का है। ठीक है। सैयद सलाउद्दीन ये वही शख्स है जिसको मोहम्मद यूसुफ शाह कहा जाता है और बाद में इनका नाम सलाउद्दीन पड़ा। तो जब ये 86 के अंदर ये इलेक्शन हुए तो मैं सैयद सलाउद्दीन साहब का पोलिंग एजेंट रहा मायसूमा से। अच्छा। जी हाँ, 3-4 बजे तक तो हमें ये पता था कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं। अच्छा। और इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन लड़ा था। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि 3-3:30 बजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऐलान किया कि मफ जो है, जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट है, इन्होंने इलेक्शन हार लिया। अच्छा। हाँ, इसके फ़ौरन बाद हम सबको शाम के टाइम उठा लिया गया, जिसके अंदर काबिल ज़िक्र नाम यासीन मलिक का है, इशफाक मजीद का है, मेरा है और बहुत से यारों दोस्तों का है जो आने वाले टाइम में मिलिटेंट बने। तो जब हमें उठा लिया गया तो उस टाइम मेरी उम्र कोई 17-18 साल रही होगी। अच्छा। जी, काफ़ी कम उम्र थी मेरी, तो मुझे उठाकर सेंट्रल जेल भेज दिया गया और मैं वहाँ काफ़ी दिन बंद रहा। यहीं आप कश्मीर में ही जी बंद हाँ, रहे? कश्मीर में पहली दफ़ा मैं जेल गया उस टाइम। अच्छा। तो वहाँ से मैं कुछ दिनों के बाद जब छूट कर आया तो हमारे ऊपर एक ऐसी नज़र रखी जाने लगी जैसे हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ाई, चोरी की है। अच्छा। और उस टाइम की हुकूमत जो थी उन्होंने हमें एक चोर और एक आतंकवादी की नज़र से देखना शुरू कर दिया। इंटरोगेशन हमारे साथ हुआ करता था, 4 दिन 5 दिन के बाद उठा लेते थे, तो हम काफ़ी तंग आए हुए थे। उसी दौरान हम यहाँ SP कॉलेज एक जगह है, वहाँ बैठा करते थे। तो वहाँ पर हमारे कुछ यार दोस्त बैठते थे, उनके अंदर एक नाम था हनीफ हैदरी साहब का, अच्छा। जो बाद में हिजबुल मुजाहिदीन के बहुत बड़े कमांडर बने। उनके साथ हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, वो भी बैठा करते थे हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अब तो हमें जो रोज़ जूते पड़ते हैं तो हमें बेहतर है कि कुछ कदम उठाना चाहिए। अच्छा। तो धीरे धीरे उन्होंने कुछ लोगों को बताना शुरू किया कि भाई पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ पर जाकर उनसे बात करेंगे। तो पहला ग्रुप हमारा यहाँ से पाकिस्तान चला गया, कैसे गए थे पाकिस्तान आप लोग? लीपा बॉर्डर से। अच्छा। जी हाँ, तो उस टाइम बॉर्डर से क्रॉसिंग आसान बॉर्डर था? काफ़ी आसान था उस टाइम, अब तो काफ़ी टाइट है। उस टाइम काफ़ी आसान था क्योंकि पुरअमन माहौल था उन दिनों, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ जाकर फिर उनसे बात की, लोगों ने, जो हमारे बड़े कमांडर्स थे, उन्होंने उनसे बात की। पाकिस्तान में जो वहाँ पर एजेंसियाँ हैं या पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे बात की। तो यही तय पाया गया कि भाई इस मसले का हल सिर्फ बंदूक है। अच्छा। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं बंदूक को लाने के अंदर हमारे अपने लोगों की भी गलती है। अच्छा। अगर उन्होंने
86 के अंदर MUF को, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को, वो इलेक्शन जीतने दिया होता तो शायद ये तस्वीर कुछ और होती। शायद यहाँ बंदूक नहीं होती और हम काफ़ी ज़्यादा तरक्की की तरफ हम चले गए होते। तो आप लोगों को इस बात का यकीन था कि चुनाव आप ही लोग जीत रहे हैं, तो इसका यकीन कैसे था आप लोगों को? देखिए, वो एक लहर थी, अच्छा। वो एक लहर थी और उसके अंदर ये साफ नज़र आ रहा था कि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जीत कर आएगी। अच्छा। हमने खुद अपने हाथों से लोगों को वोट डलवाया है, मैं खुद पोलिंग एजेंट रहा हूँ। जो भी आ रहा था वो सिर्फ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को ही वोट डाल रहा था। अच्छा। ये भी नहीं है कि सारी सीटें हम जीत रहे थे, हाँ। 2-4-5 सीटें हम जीत रहे थे। 2-4-5 सीटों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बेईमानी करके कश्मीर के अंदर बंदूक का एक बीज लगा दिया। अच्छा। उस हार से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने तंग आकर बंदूक उठाई अच्छा। और यहाँ पर फिर पहले JKLF बनी। तो JKLF प्रो आज़ादी की बात करती थी कि हमें तो भाई ना पाकिस्तान के साथ रहना है ना इंडिया के साथ रहना है। जब पाकिस्तान को ये पता चला कि यार ये तो हमारे भी नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने दूसरा ग्रुप खड़ा कर दिया कि भाई हिजबुल मुजाहिदीन हो गया, एक HM जिसे बोलते हैं। जी हाँ। तो इधर JKLF की सदारत यासीन मलिक को दे दी, उधर हिजबुल मुजाहिदीन की सदारत इन्होंने सैयद सलाउद्दीन को दे दी। तो जब आप लोग पार गए थे तो सलाउद्दीन भी साथ में थे आप लोग? देखिए, सलाउद्दीन तो मेरे बाद गए हैं, अच्छा। वो मेरे बाद गए हैं। अच्छा। हम तो छोटे छोटे लोग थे, लेकिन वो तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे और उनकी दीन पर भी और दुनिया पर भी नज़र थी अच्छा। और उनकी सियासत पर भी नज़र थी। हम कम अकल थे, हमारा बचपन था, तो हमें इस चीज़ पर नज़र नहीं थी कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमें ये पता चलता है कि अपनी सियासत को गर्म करने के लिए, अपने आप को इंटरनेशनल हीरो बनाने के लिए हम जैसे बेवकूफ़ों का इस्तेमाल किया हमारे लीडर हजरात ने और पाकिस्तान ने। अच्छा। तो फिर जब पाकिस्तान ने इस HM ऑर्गेनाइजेशन को बनाया तो उन्होंने एक ऐलान किया कि भाई HM जो है वो पाकिस्तान की बात करेगी, अच्छा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा। उससे पहले क्या था? उससे पहले ये था हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, कि ना पाकिस्तान ना इंडिया। अच्छा। जी। लेकिन जब HM बनी तो उसके बाद फिर पाकिस्तान का रुझान यहाँ पर लोगों के दिमाग में आया। अच्छा। तो अच्छा, जब पहुंचते हैं आप पाकिस्तान, इस पार से आप उस पार चले गए पाकिस्तान, फिर क्या हुआ? कौन से लोग मिले थे आप लोगों को? फिर क्या हुआ वहाँ? देखिए, वहाँ पर एजेंसीज़ के लोग थे, वहाँ पर रेंजर्स के लोग ये थे। एजेंसी मतलब ISI हम बात जी कर हाँ, रहे बिल्कुल, वो तो कुदरती बात है। देखिए, ISI के बगैर तो कोई कर ही नहीं सकता ये काम। हैं? अच्छा। वहाँ की बहुत सी एजेंसियाँ हैं जो जिन्होंने कश्मीरी लड़कों को ट्रेन किया और बाद में उन्हें बंदूक देकर यहाँ भेजा और वो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर बंदूक चलाई। अच्छा। जी। हाँ, ठीक। तो आप पहुंचते हैं, फिर क्या होता है? फिर हमारी ट्रेनिंग होती है। अच्छा। ट्रेनिंग के दौरान वो एक ही पाठ पढ़ाते हैं कि भाई कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना है। अच्छा। जी हाँ। लेकिन मेरा ताल्लुक जहाँ तक था, मैं JKLF के साथ था, तो मेरा नज़रिया ये था कि ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान, इंडिपेंडेंट कश्मीर होना चाहिए। ठीक है। और उनका ये भी कहना था कि अगर आप इंडिया से आज़ादी ले लेते हो तो हम POJ जो आज है, आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर वो नहीं है, वो POJ है, हाँ, हाँ। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ उसके ऊपर ज़बरदस्ती, तो उसको भी हम आपके साथ छोड़ देंगे और आपकी गवर्नमेंट बना देंगे, आप अपना अलग रहिएगा। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, उनके कौल और फेल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ठीक है। तो आप लोग गए वहाँ, आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई, तो हथियार-वथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी जी गई? हाँ, 47 चलाने के लिए दिया गया। बहुत बहुत से हथियार, RPG है, 47 है या ग्रेनेड थ्रो है, LMG है, इन चीज़ों का वहाँ ट्रेनिंग कराई गई। जी। तो फिर जैसे ट्रेनिंग-व्रेनिंग हो गई, तो कितना लंबा वक़्त तक आप वहाँ रहे हैं आप? देखिए, मैं वहाँ रहा हूँ 3 महीने। मैं 89 में पाकिस्तान गया और 89 एंडिंग में मैं वापस आ गया। अच्छा। जी हाँ, 89, हाँ, हाँ 89 में मैं वापस आ गया। अच्छा। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आकर एक अजीब सी लहर चल रही थी। अच्छा। एक 70 साल का बुज़ुर्ग भी आज़ादी मांग रहा था, एक 10 साल का बच्चा भी आज़ादी मांग रहा था। यानी कि आप देखिए किस कदर उन्होंने इस माहौल को तरजीह दी थी कि भाई अब तो इंडिया के साथ रहना ही नहीं है। अच्छा। लेकिन हमारी उस टाइम हमें अकल नहीं थी, हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो हम भी उसी रंग में रंग गए। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला का करना कि 7 सितंबर 1991 को मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मैं जेल जाता हूँ। नहीं, उससे पहले मैं आपकी एक बात बता दूँ। 90 में यहाँ पर एक किडनैपिंग होती है अच्छा। मुशीरुल हक साहब की, अच्छा। जो यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर थे। अच्छा।
तो उसके अंदर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने डिमांड की कि भाई हमारे कुछ लोगों को आप छोड़ दें। इन्होंने उनको नहीं छोड़ा, इंडिया गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने 3 लोगों को, एक मुशीरुल हक साहब को और एक उनके पीए साहब थे और एक और थे ड्राइवर साहब, इन तीनों को मार दिया। जब इन्होंने ये मारा तो हम कुछ यार दोस्त थे जिनके अंदर काबिल ज़िक्र नाम हनीफ हैदरी साहब का है। उन्होंने कहा यार अगर ये जंग हमारी है, आज़ादी की जंग हम लड़ रहे हैं, इस बेचारे को क्यों मारा गया? और हम इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये जिहाद है। जिहाद तो बहुत बड़ी अफजल चीज़ है। जिहाद के अंदर तो आपको कुरान तो कहीं हुक्म ही नहीं देता कि आप किसी बेगुनाह को मारें। और मुशीरुल हक साहब की क्या गलती थी? तो हम लोगों ने उस टाइम इस मिलिटेंसी से थोड़ा सा किनारा हो गए हम, और हम इस इंतज़ार में रहे कि अल्लाह करे हम लोग जेल चले जाएं। हाँ, क्योंकि सरेंडर हम कर नहीं सकते थे। अगर सरेंडर करते तो हमारे बच्चों को भी मार दिया जाता। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का करना ये रहा कि 7 सितंबर 1991 को मैं जेल गया। और जब मैं जेल किस आरोप में आपको उस वक्त पकड़ा गया है? मुझे वेपन रखने के आरोप में 7/25 है उसका, वो जो धाराएं लगती हैं कौन वो। सा वेपन आपको मिला हुआ था? मुझे AK-47 मिला ये हुआ। आप उस पार से ही लेकर आए थे? जी हाँ, उस पार से लेकर आया था। और उस वो पार मैंने से किस रूट से आया आप आए थे? लीपा से ही। अच्छा, वो हाँ जिससे हाँ गए उसी से? जी जी। तो मुझे 10 गढ़वाल ने गिरफ्तार किया था और वो मैंने वेपन उनको दे दिया था। अच्छा। तो जब मैं जेल पहुंचा तो मैंने वहां जाकर देखा कि कोट बलवाड़ जेल जम्मू में है, वहां पर 2000 लड़के हैं। जब मैं अंदर घुसा तो मुझे लगा कि शायद मैं पागल खाने में आ गया हूँ। और वहाँ पर एक अजीब गरीब सा माहौल था। JKLF HM से लड़ रही थी, HM JKLF से लड़ रहा था, अल-उमर हिज़्बुल मुजाहिदीन से लड़ रही थी, हिज़्बुल मुजाहिदीन अल-बरक से लड़ रही थी। आपस में बटे हुए थे, एक पागलों जैसा निज़ाम था वहाँ पर। तो हमने सोचा यार ये तो अजीब सी बात है। हमने फिर खामोशी से 1 नंबर 12 की सेल को पकड़ा और उसके अंदर बैठकर कुरान का मुताला शुरू किया। अच्छा, तो आपके साथ आपके कुछ साथी भी गए? जी हाँ, मेरे कुछ साथी भी थे। तो हम सब ने यही सोच लिया कि भाई बाहर ज़्यादा मत निकलो, अंदर बैठकर अपना कुरान पढ़ो, अपना दीन पढ़ो। अगर अल्लाह ने तुम्हें यहाँ लाया है, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करो। अच्छा। तो जब मैंने कुरान को पढ़ा तो कुरान कहता है कि आप किसी भी शख्स को बेगुनाह कत्ल नहीं कर सकते। अगर आपने किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल किया तो आपने आलम इंसानियत को कत्ल किया। अगर आपने एक इंसान की जान बचाई तो आपने आलम इंसानियत की जान बचाई। जो इस्लाम वज़ू के अंदर पानी कम ख़र्चा करने के लिए कहता है, वो कैसे इजाज़त दे सकता है किसी बेगुनाह का खून बहाया जाए? जो इस्लाम सड़क पे पड़े हुए पत्थर को कहता है कि इसको साइड कर दो, वो इस्लाम कैसे इजाज़त देगा कि आप आर्मी के ऊपर या किसी सिविल के ऊपर पत्थर फेंकें? तो हमें बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई और मैं जेल में रहा काफ़ी दिनों। 8-9 साल में जेल में रहा। अच्छा, 8-9 साल? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं जब जेल में रहा तो फिर मैं जेल से छूट कर आया यहाँ। तो यहाँ पर बाहर मैंने देखा कि माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका था। यहाँ पर सिर्फ पैसे की जंग चल रही थी अच्छा। कि भाई फ़लाँ को उठा कर लाओ, उससे 4 लाख लो डोनेशन, फिस्ताने को उठा कर लाओ, उससे 2 लाख लो डोनेशन। तो हमने अपने आप को किनारा कश कर लिया तब से। अल्लाह का शुक्र है, हाँ, अल्लाह हम लोगों ने अपने आप को किनारा कश कर लिया। लेकिन पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमें काफ़ी सताया उन दिनों जब मैं जेल से आया। तो आप देख सकते हैं कि फिर जब यहाँ सताया जाता था हमें तो फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, यहाँ पर एक ऑफिसर हुआ करते थे, अच्छा। SM साय साहब, अच्छा। IGP कश्मीर थे। उनका मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जिसके अंदर आप अपनी रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम कीजिए। जो लोग जेल से आए हैं, आए होंगे तो? हाँ, उनको। लेकिन उसकी एक शर्त है कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही बोलना पड़ेगा। तो हमने कहा देखिए सर, हमसे तो हमारा तो वो बचपन था, बचपन में तो सबसे गलती हुई है। और रही बात, खाली हम ही नहीं थे मिलिटेंट, यहाँ तो कश्मीर में हर इंसान मिलिटेंट था। 10 साल के बच्चे से लेकर 100 साल का बूढ़ा भी आज़ादी के नारे लगा रहा था। सारी दुनिया यहाँ पूरी कश्मीर मिलिटेंट थी। तो फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, J&K ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से। तो उसके अंदर हमारे इस टाइम 950 मेंबर हैं जो अमन और शांति के लिए काम करते हैं। और यहाँ तक कि वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को लाल चौक के अंदर झंडा भी लहराते हैं भारत का। तो तब से हम अब तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं।
और मैंने उसके बाद भाजपा से इलेक्शन भी लड़ा। अच्छा, जी हाँ, कब लड़ा आपने बीजेपी? मैंने अभी 2018 में पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में। अच्छा, जी जी, लेकिन मैं आपसे क्या कहूँ, हमारे लम्हों ने ख़ता की है, हमारी सदियों को सज़ा मिल रही है। तो मैं आपकी वसातत से पूरे देश से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे लम्हों ने ख़ता की है तो हमारी सदियों को सज़ा मत दीजिए आप। मेरी एक बेटी है और वो 12th में उसने 12th पास किया है अच्छा, और वो MBBS की तैयारी कर रही है। मैंने उसके लिए पासपोर्ट भरा है, लेकिन मुझे पासपोर्ट मेरी बेटी के लिए प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, अच्छा, जबकि मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान में ही मरना चाहता हूँ। हाँ, तो वो पासपोर्ट मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया, हमारी वेरिफिकेशन अभी क्लियर नहीं होती हैं, तो इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब उसके बाद ये एक मसला कई और लोगों ने भी उठाया कि किसी ना किसी लिंक के कारण जो है जिसका वास्ता भी नहीं है लेकिन दूर के रिश्तेदार के कारण भी उसके बरक्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यासीन मलिक का नाम आपने सुना होगा, JKLF के चीफ हैं, उनको पासपोर्ट प्रोवाइड किया गया। आप देख सकते हैं आसिया इंदिरा भी हैं, सुना होगा आपने नाम। उनके 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे एक मलेशिया में हैं और एक हांगकांग में है, हांगकांग में है शायद। तो उनको पासपोर्ट प्रोवाइड किया गया। या बाकी जो और भी लोग हैं और भी ऐसे लोग हैं जो नहीं, सेपरेटिस्ट, तो इसी पे मैं जो अब जेल जाने से पहले तक हुँ, जो जेल जाने से पहले तक कश्मीर के अंदर पाकिस्तान और आज़ादी की बात करते थे, उनको तो आपने पासपोर्ट प्रोवाइड किया, हमें आपने क्यों पासपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया? आपको पता है कि हमने वो लम्हा छोड़ दिया है। और ये तो अभी जब यासीन मलिक को हार्ट का दौरा पड़ा तो उनको इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया। और आप हम लोगों को देखिए, हमारे जो रिलीज़ मिलिटेंट हैं, मुझे भी हार्ट अटैक का दौरा आया, तो मुझे तो बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली, मैंने तो यहाँ ही इलाज कराया अपना। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की भी गलतियाँ हैं। इन्होंने सेपरेटिज़म को सपोर्ट किया, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट थी, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी की भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने सेपरेटिज़म को यहाँ पर यहाँ मतलब जो कश्मीर के अंदर सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया। तो अच्छा मेरे कुछ और सवाल हैं फारूक जी, जी, आप साहब तो अब मुझे ये जानना है जैसे कि हम अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हाल देख रहे हैं और पाकिस्तान के टेरर लिंक्स पर अगर मैं बात करूं आप जब वहाँ रहें तो जो आज के वक्त में वहाँ पर जिस तरीके से मसूद अजहर हो गए और ये जो तमाम लोग हैं जो आतंकी हैं घोषित भारत के वांटेड दुश्मन हैं ये लोग जो तो ये इन लोगों को लेकर आपका क्या नज़रिया रहा आप अपने दौर में वहाँ पर इन लोगों क्या आपने पाया था क्या इनके इशारे पर ही सब कुछ हो रहा था बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे टेररिस्ट बैठे हुए हैं, जो इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड है, हाँ, जैसे सलाउद्दीन है, मौलाना अज़हर मसूद है, मुश्ताक लटरम है, शेख अब्दुल मतीन है, और क्या कहते हैं उसे, और भी बहुत से नाम हैं ऐसे जो वहाँ बैठकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं कश्मीर के अंदर। मैं चाहता हूँ कि इंडिया गवर्नमेंट को पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा प्रेशर बनाना चाहिए कि पाकिस्तान उनको ख़ुद उठाकर हमारे हवाले करे और उनके ऊपर यहाँ पर ओपन अदालत में खुले की कोर्ट के अंदर उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनको कहपर किरदार तक पहुँचाया जाना अच्छा तो चाहिए। ये उनके खर्चे उनके जो सब हैं वो कौन एजेंसीज ही वहाँ पे देखती है ऐसा ही देखती है सारा कुछ जो वहाँ पर उनके खर्चे देखते हैं, उनका रहना सहना देखते हैं, वो सारा कुछ आईएसआई देखती है और पाकिस्तान जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखती है। आप देखिए, जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनके पास, यहाँ कश्मीर में जब वो थे, उनके पास चप्पल नहीं होती थी पैर में पहनने के लिए, उनके पास कपड़े नहीं होते थे पैर में पहनने के लिए। आज वो वहाँ बैठकर अपने आप को बादशाह समझते हैं। उनके खर्चे, उनके पास जो गाड़ियाँ हैं जैसे रेंज रोवर है या दूसरी काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पास। बहरिया टाउन के अंदर वो रहते हैं, बहरिया टाउन का नाम सुना होगा आपने, काफ़ी VIP एरिया है वो।
वहाँ पर वो रहते हैं। तो सारा उस इलाके में कई मोस्ट वांटेड रहते हैं इंडिया के। काफ़ी मोस्ट वांटेड रहते हैं। देखिए सबसे पहले तो सलाउद्दीन हमारा मोस्ट वांटेड है। हाँ, मुश्ताक लटरम जिसको आपने जब वो जहाज़ किडनैप हुआ था नेपाल से, उसमें आपने छोड़ा उसको। हमारी तो समझ में नहीं आता है कि भाई हम किसके ऊपर भरोसा करें। हमारा तो अब भरोसा ही उठ चुका है सबसे। आप देखिए मैं लाल चौक के अंदर भारत का झंडा लहराता हूँ और टेररिस्ट ने मेरा हिट ऑर्डर भी निकाला हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, मेरे पास फ़ोन में मौजूद है, मैं दिखा दूंगा आपको। तो मेरे भाई हमारे साथ तो सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। हाँ, आपने मीरवाइज़ को जो पाकिस्तान की बात करते थे जेट्स कोटी थी, आपने गिलानी को जो पाकिस्तान की बात करते थे और खुलेआम सड़क पर कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनको आपने जेट्स कोटी दी। और ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिनको आपने जेट्स कोटी दी यहाँ सेपरेटिस्ट को। अगर आप उनके साथ इतना हुस्न सलूक से पेश आ सकते हैं तो हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हमने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। सही बात है। कम से कम खुदा के लिए हमें पासपोर्ट मत दो आप, हमारे बच्चों को दे दो यार। कम से कम वो तो कुछ अपनी ज़िंदगी में बन जाएंगे और बनने के बाद वो अपने देश का ही नाम रोशन करेंगे। वो किसी और का नाम रोशन नहीं करेंगे, वो अपने देश का ही नाम रोशन करेंगे। आप देखिए हमारे जो यहाँ के सेपरेटिस्ट लीडर थे, उनके बच्चों को, उन्होंने अपने बच्चों को लंदन और लाहौर में पढ़ाया। हाँ, सारे जितने मतलब कि जितने भी इस तरह के अलगाववादी नेता रहे हैं, सबके बच्चों को हमने देखा है कि सब विदेशों में ही पढ़ रहे हैं। सबको विदेशों में पढ़ाया है। हमारे बच्चों को आपने जनाबे वाला यहाँ पर कहीं अच्छी जगह एडमिशन भी नहीं लेने दिया। आप मेरी गुड़िया को देखें, अगर आप कहेंगे तो मैं फ़ोन करके उन्हें बुला लूँगा, वो आ जाएंगी, आपसे बात कर लेंगी। उनको आपने पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अगर मैंने गलती की है तो उनको तो पासपोर्ट दो यार, कम से कम। आप उनको भी आप पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या 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 चाहते हैं आप हमसे? तो ये एक आपकी जो मांग है वो ये है, फारूक जी जो कह रहे हैं कि पासपोर्ट जो है इनको भले आप ना दें, लेकिन इनके बच्चों को तो दे जो बाहर जाके पढ़ सके, और ये मांग जो है वो भारत सरकार को सुननी चाहिए। ये लगातार ये बात कह रहे हैं। अच्छा फारूक साहब, एक सवाल मेरे मन में ये है कि जब आप पाकिस्तान आप लोग गए, इस पार से उस पार गए, तो कहाँ आप लोगों को रखा गया था? किस तरह का आप लोगों को ट्रीटमेंट मिलता था? देखिए पाकिस्तान में मेरी ट्रेनिंग हुई है घड़ी दुपट्टा में अच्छा, और जंगल मंगल में, अच्छा, और रहा करते थे हम मुजफ्फराबाद में। अच्छा। जी हाँ, तो बस उन्होंने हमें इस्तेमाल किया। मेरा तो ये कहना है कि 1971 का उन्होंने हमसे बदला लिया। अच्छा। पाकिस्तान ने कश्मीरी कौम से बदला लिया है, ना कि आज़ादी की लड़ाई लड़वाई है। उन्होंने हमसे बदला लिया है। हमारे कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, उन कब्रिस्तानों के अंदर हमारे छोटे छोटे जवान सो रहे हैं जिनको झूठी आज़ादी और झूठे जिहाद के नाम पर मरवाया गया। अच्छा, तो ये तो पाकिस्तान की बात रही। अब जब बातें, अब यहाँ की हम बात करें, अलगाववादियों की बात करें, तो यहाँ के यूथ्स को लेकर अगर हम कह पूछे तो अलगाववादियों ने जो एक नज़रिया पेश करने की कोशिश की उनको कि आप ऐसा करें, एक जो पत्थरबाजी का मसला रहा एक लंबे वक्त तक, सब जानते थे कि अलगाववादी जो है, जो हुर्रियत है, वो इस तरह के फाइनेंस करता है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनके लिंक्स भी कई लोगों के सामने आ रहे हैं। तो उसकी कहानी ज़रा बताइए कि वो कैसे ये लोग ऑर्गेनाइज़ करते थे, किसके दिशा निर्देश पर ये लोग ऑर्गेनाइज़ किया करते थे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जितना भी स्टोन पेल्टिंग के लिए या हड़तालों के लिए पैसा आता था, ये सारा हवाला डीलिंग के ज़रिए आता था। और जबकि नईम खान जो हुर्रियत के नाम निहाद लीडर हैं और आजकल जेल में हैं, उन्होंने ख़ुद आपके चैनल पर आज तक में कहा था कि हमारे को आईएसआई पैसा देती है मस्जिदें जलाने का, स्कूल जलाने का और दरगाहें जलाने का, अच्छा। और स्टोन पेल्टिंग कराने का। उसके बाद वो जेल गए हैं। लेकिन सोचने की बात है, अगर गवर्नमेंट को पता था कि ये लोग यहाँ पर स्टोन पेल्टिंग करा रहे हैं, ये लोग यहाँ पर सेपरेटिज़म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका गला क्यों नहीं घोटा गया उस टाइम? अब जो गवर्नमेंट आई है, देखिए इस गवर्नमेंट की मैं थोड़ी सी तारीफ़ भी करूँगा। देखिए सब बदमाश नहीं होते हैं। इस गवर्नमेंट ने ये किया कि यहाँ से अलगाववाद को उखाड़ कर फेंक दिया। जितने भी बड़े बड़े लीडर हजरात थे उनको जेल भेज दिया, वो सारे जेल में बैठे हुए हैं। और मैं आपकी वसातत से, चैनल की वसातत से कहना चाहता हूँ कि इनको बिल्कुल जेल से बाहर ना आने दें आप। अच्छा। हाँ, इनको जेल के अंदर रखिए, ये वहीं बैठकर कश्मीर की आज़ादी की कहानी लिखेंगे, और जब तक ये मर ना जाए तो इनको बाहर ना आने दिया जाए। अब ये मैं अपनी पर्सनली दुश्मनी इनसे बात निकाल रहा हूँ। अच्छा।
ये मैं पर्सनल अपनी दुश्मनी इनसे निकाल रहा हूँ आपसे ये बात कह के। कहिए क्यों? देखिए इन्होंने अपने आप को, फिर मैं वही कहूँगा, इन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल हीरो बना लिया। यार यासीन मलिक को कौन जानता था? मायसूमा की छोटी सी गली में रहने वाला, न शक्ल न सूरत, कौन जानता था उसे? आज उसे सारी दुनिया जानती है। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे हमारे देश की, जो हमारे देश की कमज़ोरियाँ हैं उस चीज़ ने उसको हीरो बनाया। गिलानी साहब कौन जानता था? गिलानी साहब मरते दम तक हिंदुस्तान गवर्नमेंट से एमएलए की पेंशन लिया करते थे। वो एमएलए भी रहे ना यहाँ, वो आज पेंशन लिया करते थे। भाई जब आपको पता है ये बंदा सेपरेटिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप क्यों पेंशन दे रहे हो उसे? दफ़ा करो, बंद करो। नहीं। इसी तरह शबीर शाह को देख लीजिए आप, उनके बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ सभी है, आशा अंद्रा भी है और वो सब लोग, सभी के बच्चे बाहर ही हैं। 30-32 साल से शबीर अहमद शाह साहब जेल में हैं। 32 साल उनकी, अब 33 साल उनकी जेल सर्विस है। मुझे आप बताएं 33 साल में बंदा कहाँ से 5 स्टार होटल बनाएगा यार? पहलगांव में उनका 5 स्टार होटल है, कहाँ से आया? आपने आँखों से देखकर जहर खाया है, और इस जहर का जो असर है वो अभी तक हमारे अवाम के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहा है। तो ये तो मतलब, ये तो आप जो बात बता रहे हैं वो ये एक तरीके से बताने के लिए है कि वो जो पैसे यूथ को भटकाने के लिए, यूथ को भड़काने के लिए आते थे, उन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं किया गया, बल्कि ये जो अलगाववादी लोग थे इन्होंने अपनी बरकत के लिए भी उस पैसे का भी भरपूर वो किया। और इस तरह की जो बात बता रहे हैं आपकी, किस तरीके के 5 स्टार होटल खोल लिए गए। देखिए एक बात और कहूँगा मैं आपसे, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इन्होंने कश्मीरी नौजवानों को मरवाने के ऊपर थोड़ा बहुत पैसा खर्चा किया। ज़्यादा पैसा इन्होंने अपनी लाइफ बनाने पर, अपनी लाइफ को लग्जरी बनाने पर, अपने बच्चों की लाइफ को लग्जरी बनाने पर ख़र्चा किया। कश्मीरियों को इन्होंने कुरान पढ़कर धोखा दिया। देखिए हर जगह आप जीत सकते हैं, जहाँ पर रिलीजन की बात आएगी वहाँ पर आप हार जाएंगे। मानते हैं आप इस बात को? देखिए कुरान कहता है कि आप जिहाद कीजिए अल्लाह की राह में। मुझे तो पहले ये समझ नहीं आता ये किस जिहाद की बात करते हैं। अगर आप अपने बच्चों का खाना कमा कर ला रहे हैं हलाल तरीके से तो वो भी एक जिहाद है, और उसको जिहाद अकबर कहा गया है। अगर आप हलाल रोज़ी अपने पेट में डाल रहे हैं तो वो जिहाद अकबर है। आप समझ रहे हैं ना? रही बात क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह की, वो 13वें नंबर पर आता है। उसके लिए कुरान ने तफसीर के अंदर बयान किया है कि वो 13वें नंबर पर आता है। तो अभी तो तुम यार पहले नंबर और दूसरे नंबर पर नहीं आए, तुम 13वें नंबर पर कहाँ पहुँच रहे हो? आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर कितनी जंगें हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं किया। आप समझते हैं ना इस बात को? कभी उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी का नाम है, उनके सामने एक मुशरिक ने, एक काफिर ने कलमा पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। ये सुनने वाली बात है, उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूल अल्लाह, मैंने उसको कत्ल कर दिया। प्रॉफिट साहब ने हाथ उठा दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बोला भाई मैं तुम्हारे इस अमल से बारात का ऐलान करता हूँ, मुझे कोई लेन देन नहीं है इस अमल से, तुमने क्यों मारा उसको और इसका जवाब तुम्हें अल्लाह के सामने देना है। उन्होंने कहा वो काफिर था। बोला तुम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो काफिर था? उसने तो तुम्हारे सामने कलमा पढ़ा, क्या पता उसने सच में कलमा पढ़ा हो। तो यहाँ तो भाई मैं क्या बताऊँ आपको, हमारी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, मुझे नहीं लगता कि इतना इंडियन आर्मी ने हमारे लोगों को मारा होगा जितना मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपस में मारा है, मुखबिर बनाकर, इन्फॉर्मर बनाकर। और यार क्या कहूँ मैं आपसे, तो मतलब आप वो बता रहे हो कि जैसे आप उसके लाइन के खिलाफ जा रहे हो तो आपको कह देगा कि ये तो मुखबिर है, मुखबिर है। और उसके फिर हाँ बिल्कुल। देखिए अगर किसी बंदे ने आपसे ये कहा कि भाई हिंदुस्तान बदमाश मुल्क है, ठीक है ना, और आपने कह दिया भाई नहीं बदमाश नहीं है, तो आप मुखबिर हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पर ऐसे हालात थे उन दिनों कि आप सीआरपी वाले या आर्मी वाले से बात नहीं कर सकते थे। अच्छा। अगर वो सड़क पर खड़ा हुआ है और अगर उसने आपको बुलाकर बोला कहाँ रहते हो, तो लोग आपके ऊपर मुखबिरी का ठप्पा लगा देते थे और आपको उठाकर शाम को किल कर दिया जाता था। इतने किस दौर की बात कर रहे थे आप? ये 90 से 95 तक की बात कर रहा हूँ सर मैं आपसे। अच्छा। तो हमारे इतने बेगुनाह जो हमारे
मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जिनको मारा है, हिजबुल मुजाहिदीन, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को कत्ल किया सिर्फ इस बात पे कि अगर किसी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की या हिंदुस्तान की बात की तो वो मुखबिर है। और अगर पाकिस्तान की तारीफ में उसने बात की तो समझ लीजिए उससे बड़ा मुजाहिदी कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर ये जंग थी, पाकिस्तान ने जो हमारे साथ खेल खेला वो न आज़ादी का खेल था, न वो जिहाद का खेल था, बल्कि वो 71 का उन्होंने हमसे बदला लिया और हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को मरवा कर, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मरवा कर इंडिया से बदला लेने की कोशिश की, क्योंकि वो इस टाइम इस हालत में नहीं है कि वो भारत के साथ जंग कर सके। तो वो छोटी मोटी ये गेमें खेलता रहता है प्रॉक्सी वार करके, ताकि भारत के अंदर बदअमनी रहे, अमन ना आए। तो ये उसका काम है और इसको और उसको इस चीज़ का सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि POJK जो है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहाँ पर अभी 4 दिन पहले 40 लोगों को कत्ल कर दिया गया सड़क के ऊपर। बिल्कुल। और उनसे हमारी बात भी हुई, वहाँ पर भी हमारे यार दोस्त हैं जो कहते हैं यार कि आपने तो स्मार्ट सिटी बना लिया, हम तो 72 रुपये पर यूनिट बिजली बिल दे रहे हैं, हम तो यहाँ मुसीबत में लगे हुए हैं, मुसीबत हमारी पीछे पड़ी हुई है। कोई ऐसा काम करें आप कि जिससे हम भी यहाँ से छूट कर आपके साथ मिल जाएं। आप ये यकीन कीजिएगा, मैं आपको 1-2 नंबर दूंगा, आप उनसे बात कीजिएगा। वो चाहते हैं कि हमें किसी तरह पाकिस्तान से छुटकारा मिले। आप देखिए, हम यहाँ पर लाल चौक के अंदर हमारा स्मार्ट सिटी बना हुआ है, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये ज़ीरो ब्रिज है। आप देखिए कितना खूबसूरत है। पाकिस्तान के अंदर सड़कें वीरान, हमारे पास स्मार्ट बसें आ गई हैं, हमारे यहाँ वाईफाई फ्री है। तो वहाँ पर उन्होंने 40 लोगों का कत्ल कर दिया, उनको बेगुनाह मार दिया और 400 से ज़्यादा लोग अस्पतालों के अंदर ज़ख्मी पड़े हुए हैं। तो ये POJK की जो बात में है, तो मैं कई लोगों को सुन रहा था, वहाँ जो एक्टिविस्ट भी हैं वो ये बात लगातार कह रहे हैं कि इसमें भारत को उनकी मदद करनी चाहिए। ये ऐसा वक्त है जब वहाँ विद्रोह शुरू हो गया है और ये ऐसा वक्त है जब भारत को उसकी मदद करनी चाहिए। और तो वो आपकी जो अगर बातचीत है या आपने जो सुना देखा है, तो आपको लगता है कि वहाँ के लोग अब अपने आप को भारत के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, हमारे एक दोस्त हैं जो POJK से हैं और आजकल लंदन में रहते हैं। उनका नाम डॉक्टर अयूब मिर्ज़ा है, सुना होगा आपने नाम। बहुत अच्छे इंसान है वो, मैं पर्सनली उन्हें जानता हूँ। वो इस टाइम POJK की आज़ादी के ऊपर बात कर रहे हैं और उनसे अभी 2 दिन पहले मेरी बात भी हुई। उन्होंने मुझसे साफ अल्फाज में ये कहा कि सैफुल्लाह, आप वहाँ पर खड़े होकर, लाल चौक के अंदर खड़े होकर हमारे लिए बात कीजिए। लेकिन मुझे आप ये बताएं, अगर मैं लाल चौक के अंदर POJK के ऊपर भी बात करूंगा तो मुझे उठाकर बंद कर दिया जाएगा। मुझे कम से कम इंडिया गवर्नमेंट से ये सहूलियत मिलनी चाहिए। अगर आपके भी वसाइल हैं कहीं पर, अगर आप भी किसी, आप मीडिया से हैं, आप भी बहुत से लोगों को जानते होंगे, अगर आपकी भी रसाई वहाँ तक है, जो लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कि मैं POJK के अंदर आज़ादी का झंडा बुलंद करूँ यहाँ बैठकर, तो मेरी सपोर्ट करें आप। मैं आपसे पैसा नहीं मांगता, मैं आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगता, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी सपोर्ट करें और आपको ये लाइन चलानी पड़ेगी जो मैं कह रहा हूँ। बिना काटे हुए चलाऊंगा, जो जैसा बातचीत है वो एज इट इज चला जाएगा और मैं जो ये बात कह रहा हूँ वो भी चला जाएगा। जी जी, देखिए, मैं अपनी गवर्नमेंट से, अपनी एजेंसियों से, अपने उन जो यहाँ पर पीस एक्टिविस्ट हैं, जो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो POJK को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, वो मुझे सपोर्ट करें। मैं POJK के अंदर आज़ादी की जंग लड़ना चाहता हूँ, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी ढंग से। मैं उन कश्मीरियों को पाकिस्तान के जुल्म से आज़ाद कराना चाहता हूँ, जो मेरे भाई हैं, जिनके अंदर मेरा खून बहता है और उनको वहाँ पर कुचल कर रख दिया गया है। वहाँ पर गोश्त जो है वो 2500 रुपये किलो बिक रहा है, यहाँ पर 600 रुपये किलो है। और जो वहाँ पर बिजली बन रही है वो 3 रुपये यूनिट उनसे ख़रीदी जाती है और 75 रुपीज़ उनको वापस बेची जाती है और उनको बात करने का कोई हक ही नहीं है। आप देखें, परसों की बात है ये कि रेंजर्स वहाँ पर आए और रेंजर्स ने आकर डायरेक्ट गोलियां चलाईं और उनको मार मार के
मैं अगर आप कहेंगे मैं आपको वीडियोस भी दिखा सकता हूँ कि किस तरह उन्होंने हमारे कश्मीरी भाइयों को मारा है और वो हिस्सा हमारा है। देखिए मैं आपसे एक बात और कहूँगा, जो ये कश्मीर है ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने भारत के साथ इलाक़ किया है। वो कश्मीर जो है वो पीओजे के जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है और पाकिस्तान से वो हिस्सा हमें वापस लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, अब आखिर में आपसे बस ये पूछूंगा मैं कि अब के जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में, 370 को हटाया गया, सियासी हालात जो बन रहे हैं, उसमें किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को? आप लोग अभी भी इस बात के लिए उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर इतना बेहतर होगा कि भारत के जो दूसरे राज्य हैं, दूसरे हिस्से हैं, उसके बरक्स जो है वो बराबर हो जाएगा और भी ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा जम्मू कश्मीर को? देखिए 370 हटाने की बात आपने बहुत अच्छी की। जिस टाइम यहाँ पर हड़ताल चल रही थी, जो गिलानी साहब के कहने पर हड़ताल यहाँ चल रही थी 18 में, सॉरी 16 में और 10 में और 8 में, तो वो काफ़ी लॉन्ग हड़ताल थी। 6-6 महीने कश्मीर बंद रहा है। उस टाइम पूरा हिंदुस्तान, जितनी भी पार्टियां हिंदुस्तान की, सब मिलकर गिलानी साहब के दरवाज़े पर आए और उन्होंने कहा कि आप बताएं आपको क्या चाहिए, हम आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं, आज़ादी के बग़ैर। आज़ादी मत मांगिए, आप पाकिस्तान मत मांगिए, आपको क्या चाहिए हम आपको देंगे। लेकिन बदकिस्मती से गिलानी साहब ने उस टाइम दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर वो दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया होता तो शायद आज हमारे पास एटॉनमी भी होती, आज हमारे पास 370 भी होता और आज हमारा कश्मीर अमन की तरफ इससे ज़्यादा गया होता। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा आपसे। अब देखिए वो टाइम तो चला गया। अब इंडिया गवर्नमेंट के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट है, इंडिया के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट है जो किसी को कुछ नहीं समझती। उन्होंने उठाकर 370 को तोड़ दिया। आपकी वसातत से मैं 370 को टूटने की 370 के टूटने का खैर मकदम करता हूँ। हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ कि बहुत अच्छा किया कि उन्होंने 370 को तोड़ दिया। इस 370 के टूटने से जो यहाँ के जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने पापड़ बेले हैं 70 साल से, 80 साल से, 90 साल से, और वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब देखिए 370 टूटने के बाद आपने कहा कि डेवलपमेंट की बात। डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि लाल चौक स्मार्ट सिटी है, हरी सिंह ये क्या कहते हैं, ये जो यहाँ मार्केट है अलीजान रोड आपने देखा होगा, स्मार्ट सिटी है। आप इधर चले जाएं लाल मंडी की तरफ, स्मार्ट सिटी है, ये स्मार्ट सिटी है। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और कुछ दिनों के बाद तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है मेरे लिए, कुछ दिनों के बाद हम पूरे इंडिया के साथ जुड़ने वाले हैं। हमारी ट्रेन चालू हो जाएगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो हमसे बड़ा बादशाह कौन है? अब हमें चलना आना चाहिए और गवर्नमेंट को भी हमारे साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। देखिए एक बात बताऊं, एक बच्चा अपनी माँ का दूध पीते पीते उसकी छाती को काट लेता है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो माँ उसको उठा के दरिया में नहीं फेंकती या खिड़की से बाहर नहीं फेंकती, बल्कि वो अपना सीना साफ करके फिर से उस बच्चे को दूध पिलाती है, क्योंकि वो उसका बच्चा है। इसी तरह हम भी इस देश के बच्चे हैं। हमने बंदूक उठाई, ठीक है, गलती हुई हमसे, हम मान रहे हैं ना, लेकिन हमारा बचपन था, मेरी दाढ़ी मुझे भी नहीं आई थी, आज मैं 50 साल का हूँ, आज मैं मान रहा हूँ ना मेरी गलती है, तो भाई मुझे अपनी माँ अपना बेटा समझ के गले लगाओ। और देखिए एक बात बताऊँ और मैं आपको, दो बच्चे होते हैं एक माँ बाप के, एक बच्चा ज़रा बदमाश होता है और एक शरीफ होता है, तो माँ बाप का रुझान जो होता है ना वो बदमाश की तरफ ज़्यादा होता है। क्यों होता है? वो बदमाश को बड़ा प्यार करते हैं, संभाल के रखते हैं। तो यार कम से कम हम भी तुम्हारे बच्चे हैं, अगर बदमाश ही हैं तो कम से कम हमारे साथ तो अब हुस्न सलूक करो। ठीक है। तो आप सुन रहे थे फारूक साहब को जो बता रहे थे कि इनके जीवन में इन्होंने किस तरीके से पहले इन्हें किस तरह से जवानी में भटकाया गया, इन लोगों को बंदूक उठानी पड़ी, उस पार गए, ट्रेनिंग ली, इस पार आए, फिर इनको जेल जाना पड़ा, और किस तरह से वक्त के साथ इन्होंने ये समझा कि किसी भी अमन की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो बंदूक से होकर नहीं जाता है। और अब इनकी जो मांगे हैं, जो इनके जीवन में अभी भी थोड़े मसाइल बचे हुए हैं, उस
को चाहते हैं कि हल किया जाए, लोग सुने उसको, उनको हल करें। और ये बिल्कुल इनकी ये जो चाहत है कि जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरीके से भारत के हर राज्य के बराबर खड़ा रहे, और जिस तरीके का काम हो रहा है उस पर ये खुश हैं। और थोड़े बहुत जो मसाइल हैं यहाँ पे, जो मसले हैं यहाँ के, उस पर चाहते हैं कि सरकार जो है वो नज़रें इनायत करे और इनकी मांगों को पूरा करे।